उच्च गति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 53 व 54। गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी एंड स्टार्ट। महोदय, मैं मानता हूँ कि यदि हम चाहें कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना ले तो यह संभव नहीं हो सकता। किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं उन लोगों के हृदय में जो भावनाएं पैदा होती हैं, उनमें जो विचार उठते हैं, उन्हीं से भाषा निकलती है। हिंदी कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुई और आज भी चल रही है। इसलिए मैं सदा से यह बात कहता आया हूँ कि किसी विदेशी शब्द को अपनी भाषा में न घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है। यदि कोई भी जीती जागती भाषा आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है, तो उसमें बाहर के शब्द आए बिना रह नहीं सकते। यदि आप अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्दकोश को खोलकर देखें तो उसके अंत में 20 से 25 पृष्ठ परिशिष्ट में जोड़े जाते हैं। उन पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा में जो नए नए शब्द आते हैं वे ही दिए जाते हैं। कुछ दिन हुए मुझे चैम्बर्स का एक पुराना शब्दकोश मिल गया। मैंने देखा कि आज का चैम्बर्स शब्दकोश पुराने शब्दकोश से दुगना मोटा था। पिछले 60 वर्षों में जितने नए शब्द लिए गए वे सब नए शब्दकोश में थे। विदेशी भाषा के जो शब्द प्रचलित हैं, यदि उन्हें निकाल देने का प्रयास किया गया तो भाषा का रूप ही दूसरा होगा। हिंदी वालों का यह प्रयास कि अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं आने देने चाहिए, उतना ही हानिकारक है जितना उर्दू वालों का यह प्रयास कि उर्दू में केवल अरबी और उर्दू भाषा के ही शब्द रखे जाएं, संस्कृत के नहीं। उसके साथ साथ हमको यह भी मानना होगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत सी भाषाएं हैं वे अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़। इन सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत हैं। हिंदी को छोड़कर और किसी भी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं मिलेंगे। देश में हिंदी को इस योग्य बनाना है कि लोग उसे सरलता से सीख सकें, इसलिए उसमें संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता। हमारे संविधान में हिंदी की व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि हम उसी भाषा को हिंदी मानते हैं जिसके मूल में संस्कृत है। यह कोई नई बात नहीं है, इसे सभी लोग मानते और समझते हैं। आज लोग कुछ ऐसी हिंदी लिखने लगे हैं जिसमें संस्कृत के बड़े बड़े शब्द अधिक आते हैं, जो मेरे जैसे आदमी को, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है, समझ में ही नहीं आते। जो व्यक्ति संस्कृत या अरबी भाषाओं में से किसी को भी अधिक नहीं जानते परंतु अच्छी हिंदी
या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, उनको इतना समय नहीं कि वे संस्कृत और अरबी के बड़े बड़े शब्द लें। वे तो छोटे शब्दों में ही अपना काम निकाल लेते हैं। बड़े शब्द लेने हों तो वह दूसरी चीज़ है। महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है, और उसको समझने में हिंदी और उर्दू बोलने वालों दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वही भाषा ठीक चलेगी। मैं उत्तर भारत के लोगों से, जहाँ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी बोली जाती है, यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले तो उनको अहिंदी भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो सकती। कभी कभी अहिंदी भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। यदि उनकी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जांची जाए तो हिंदी भाषी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के मुहावरे हिंदी भाषा में खप सके। भाषा तभी विकसित हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा। उसे एक बार सांप्रदायिकता का रूप दे देने पर उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें, और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचा जा सके। यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझे तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए। भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं बल्कि सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए, और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है। महात्मा गांधी देश में उस भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि ऐसी भाषा को जिसे सभी लोग समझ सके हम हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, उसमें कोई अंतर नहीं। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है। एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है। हिंदुस्तानी, अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। हमारे संविधान ने नागरी लिपि को ही माना है। इसमें ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। यह खुशी की बात है। मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं हम उनके विचारों से अवगत होना चाहते हैं। यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियां हैं उनको हमें सीखना होगा। दक्षिण वालों को हिंदी भाषा भाषियों से यही शिकायत रही है कि वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते। उसी प्रकार उर्दू के अक्षर हम जानें
और उर्दू की किताबों से अपना परिचय रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक घनिष्ठ हो सकता है। स्टॉप।